आप सबका स्वागत है हमारे बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 12th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रारंभ किए हुए हैं। इसका यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी हम लोग 2 वीडियो को बना चुके हैं। ओके, तो अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके जाकर उसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गाइज क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। ओके, जो क्वेश्चन क्या था, वे पौधे जिनमें बीज नहीं बनते हैं कौन सी प्रजनन क्रिया होती है? तो कौन सी प्रजनन क्रिया होती है? तो कायिक जनन होती है। ओके, क्योंकि लैंगिक जनन होने वाले वैसे पौधे में लैंगिक जनन होते हैं, जैसे आवृतबीजी पौधों में क्या होते हैं? लैंगिक जनन होते हैं। तो उसमें क्या होती है? बीज होती है। बट जिसमें बीज नहीं बनते उसमें कौन सा जनन होता है? कायिक जनन होता है। इसको हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कशन किया हुआ था। ओके गाइज, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 26। सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए वांछित पौधे से प्राप्त उत्तक को क्या कहते हैं? तो गाइज सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसमें जो वांछित पौधे का जो भाग लिया जाता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं। ओके, और इस एक्सप्लांट को हम लोग उस पौधे का संवर्धन माध्यम में रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका हम लोग वृद्धि कराते हैं और फिर नए पौधे को उगा लेते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। यानी कि किसी पौधे के वांछित भाग लेकर यानी एक्सप्लांट को लेकर नए पौधे को उगाना ही सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लांट। सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए वांछित पौधे से जो उत्तक लिया जाता है वो कैसा होता है? एक्सप्लांट होता है, मतलब उसे हम लोग एक्सप्लांट कहते हैं। और ये जो उत्तक लिया जाता है यानी ये जो कोशिकाओं का जो समूह लिया जाता है, ये कैसी कोशिकाएं होती है? तो विभज्योतिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये आगे मिलेगा हमें क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। भ्रूण के किस भाग से मूल का निर्माण होता है? तो गाइज भ्रूण के मूलांकुर से क्या होता है? भ्रूण का मूल का निर्माण होता है। और परांकुर से क्या चीज़ का निर्माण होता है? तना का निर्माण होता है। ओके, तो इसको याद रखेंगे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। वेट जी, पौधे का वह भाग जो विषाणु जनित रोगों से मुक्त होता है। यानी कि पौधे का वो कौन सा भाग होता है जो विषाणु जनित रोगों से मुक्त होता है? तभी हमने बताया कि शीर्षस्थ विभज्योतक कोशिकाएं। ठीक है, यानी कि विषाणु जनित रोग यानी विषाणु का मतलब होता है वायरस। ओके, तो वैसा पौधे का वह कौन सा भाग होता है जो विषाणु जनित रोगों से मुक्त होता है? तो शीर्षस्थ विभज्योतक जो कोशिकाएं होती है ये विषाणु जनित रोगों से मुक्त होती है। इसीलिए जब हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन कराते हैं, किसी पौधे का सूक्ष्म प्रवर्धन कराते हैं, ठीक है, यानी उसका जब हम लोग एक्सप्लांट लेते हैं तो वो जो एक्सप्लांट होता है उसमें हम लोग यह देखते हैं कि वो ऐसा एक्सप्लांट हो जिसमें कोशिका का समूह कैसा हो, यानी कैसे कोशिकाओं का समूह हो? तो शीर्षस्थ विभज्योतक कोशिकाओं का समूह हो, ताकि जो नए पौधे को अगर उगा रहे हैं तो उस पर कोई भी रोग उत्पन्न ना हो। ठीक है, यानी कि वो रोगों से क्या हो? मुक्त हो। तो कौन सा विषाणु जनित रोगों से मुक्त होता है? तो शीर्षस्थ विभज्योतक कोशिकाएं होती है। ओके, जिसका हम लोग प्रयोग किस में करते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन में करते हैं। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विलिंगी जीव वेट ओके, द्विलिंगी जीव अर्थात वह जीव जिनमें नर व मादा युग्मक दोनों ही एक ही जीव में बनते हैं। यानी द्विलिंगी जीव यानी कौन से जीव हैं जो द्विलिंगी है? तो मनुष्य तो क्या कैसा लिंगी जीव है? एक लिंगी जीव है। ओके, द्विलिंगी जीव को हम लोग उभयलिंगी भी कहते हैं। ओके गाइज, इसको भी याद रखेंगे। द्विलिंगी जीव को क्या कहा जाता है? उभयलिंगी भी। तो यहाँ पे केचुआ क्या हो जाएगा? एक द्विलिंगी जीव हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है जी?
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वह पुष्प जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग पुष्प पर उत्पन्न होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, नर भाग और मादा भाग अलग अलग पुष्प पर उत्पन्न होते हैं, यानी कि वैसे पुष्प को हम लोग क्या कहेंगे, एकलिंगी पुष्प कहेंगे। ओके, एकलिंगी पुष्प कहेंगे, यानी कि उस पर नर और मादा भाग क्या होते हैं, अलग अलग पुष्पों पर उत्पन्न होते हैं, तो वैसे पुष्प को हम लोग कहते हैं एकलिंगी पुष्प। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, जैव विकास के लिए आवश्यक प्रक्रम है। ओके, तो गाइज जीवों का विकास कब होता है, लैंगिक जनन में जीवों का विकास होता है। और क्यों होता है लैंगिक जनन में जीवों का विकास, क्योंकि जब लैंगिक जनन होता है, जो भी जीव लैंगिक जनन करती है तो इसमें 2 जनक होते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनक होंगे, अगर 2 जनक मिल के जनन करेंगे तो इससे जो नए संतान जो उत्पन्न होगा उसमें इनका भी गुण होगा और इनका भी गुण होगा, यानी कि मेल का भी गुण होगा और फीमेल का, यानी अपने माता पिता दोनों का गुण लेकर वो उत्पन्न होते हैं। ओके, तो जो ये संतान उत्पन्न होते हैं इनमें दोनों का गुण होता है, ताकि जिसके कारण इनके अंदर क्या आती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो लैंगिक जनन में क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो कि जैव विकास के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। ओके गाइज, तो जैव विकास के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन सी है, तो लैंगिक जनन होता है इसमें। लेकिन ऑप्शन में हम लोगों को कहीं पे ये देखने को नहीं मिल रहा है कि लैंगिक जनन ऑप्शन में दिया हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है अनुवांशिक स्थिरता, तो ये तो होगा नहीं। अलैंगिक जनन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दिया है विभिन्नता, यानी घुमाकर ऑप्शन को क्या किया है, घुमाकर डाला है। यानी कि जैव विकास के लिए आवश्यक प्रक्रम क्या है, तो विभिन्नता एक आवश्यक प्रक्रम है, जो कि किससे उत्पन्न होती है, लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले, लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले, ये वाला कीवर्ड है। ओके, लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले सभी जीव अपने जीवन की वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। जंतुओं में इस अवस्था को क्या कहा जाता है। ओके, तो गाइज क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के समझना पड़ेगा कि लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले की बात कर रहा है। जब जीव लैंगिक जीवन आरंभ कब करता है, कोई भी जीव लैंगिक जीवन आरंभ कब करता है, यानी कि जब वो वयस्क अवस्था से जाने से पहले की अवस्था, ठीक है, वयस्क अवस्था में घुसने के पहले की अवस्था में वो क्या करता है, लैंगिक जीवन आरंभ करता है। यानी कि ऐसे देखा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि मेल में ये होता है करीब 13 to 15 और फीमेल में जो ये होता है ये 20 to 14। ओके, यानी ये ईयर होता है जिसमें जो क्या बोलते हैं मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, लैंगिक जीवन प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले जीव अपने जीवन की वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। तो जंतुओं में इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है, किशोर अवस्था कहा जाता है। ओके गाइज, उसके बाद आता है वयस्क अवस्था। ओके, किशोर अवस्था के बाद में आता है वयस्क अवस्था, यानी उसको हम लोग जनन अवस्था भी कहते हैं। ओके, जनन अवस्था भी कहा जाता है। तो जनन अवस्था कब आता है, किशोर अवस्था के बाद में आता है। ओके, तो जंतुओं में इस अवस्था को क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता है कि लैंगिक जीवन आरंभ करने के बाद की अवस्था, तो यानी उस अवस्था को हम लोग जनन अवस्था कहते हैं। ओके, यानी लेकिन यहाँ पे पहले की अवस्था पूछ रहा है। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनन प्रवस्था के दौरान प्राइमेट्स में चक्रीय परिवर्तन को क्या कहते हैं। ओके, तो जनन प्रवस्था करने का मतलब है कि जनन अवस्था, प्रवस्था का मतलब वही बात है, जनन अवस्था। ठीक है, जनन अवस्था के दौरान प्राइमेट्स में एक चक्रीय परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो प्राइमेट्स में अगर चक्रीय परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋतुस्राव। क्या कहेंगे, ऋतुस्राव। ओके, ऋतुस्राव। प्राइमेट्स का मतलब होता है स्तनधारी। ओके, यानी कि प्राइमेट्स में जो क्या बोलते हैं कि चक्रीय परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋतुस्राव। ओके, और एक होता है नॉन प्राइमेट्स। ओके, एक क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं मध्य चक्र। क्या कहते हैं गाइज, मध्य चक्र। और प्राइमेट्स के अंदर जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, ऋतुस्राव। तो एग्जाम में इन दोनों के बारे में बहुत बार अंतर पूछता है कि मध्य चक्र और ऋतुस्राव में अंतर क्या होता है। तो जो ऋतुस्राव होता है इसमें क्या होता है कि इसमें चक्रीय परिवर्तन मतलब जो एक चक्रीय परिवर्तन होता है इसके बाद क्या होता है, इसमें रक्त का स्राव होता है। ओके, इसमें क्या होता है, रक्त का स्राव होता है, इसमें रक्त का स्राव नहीं होता है। ओके, ये होता है, ये 28 दिनों का चक्रीय परिवर्तन होता है और ये जो होता है 21 दिनों का चक्रीय परिवर्तन होता है। ओके गाइज, यानी कि यही दो ठो क्या है इसमें
कारण है कि इसमें रक्तस्राव होता है, इसमें रक्तस्राव नहीं होता है। ये 21 दिनों का होता है, ये 28 दिनों का होता है। ओके गाइज, तो समझ गए होंगे लोग ऋतुस्राव और मध्य चक्र किसे कहते हैं। ऋतुस्राव एक्चुअली मनुष्य वगैरह में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। द्विगुणित जनन कोशिका में कौन से विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। तो द्विगुणित है, ठीक है, द्विगुणित जनन कोशिका। तो कभी भी कोई जो कोशिका होगा अगर वो द्विगुणित है, ओके, क्या है, द्विगुणित, अगर उससे जो कोशिका जो उत्पन्न हो रहा है, उससे जो कोशिका जो बन रहा है, अगर वह अगुणित है, वो अगर क्या है, अगुणित, तो गाइज इसी से आपको समझ जाना होगा कि द्विगुणित से अगुणित हो रहा है। तो जो विभाजन होता है, कोशिकाओं का विभाजन दो प्रकार से होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ओके, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जब कोई भी द्विगुणित जो कोशिका होती है, इसका जब विभाजन होता है तो इसका गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो यहाँ से द्विगुणित से अगुणित हो रहा है, तो द्विगुणित से अगुणित हो रहा होगा तो कौन सा विभाजन हो रहा होगा, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा होगा। ओके, वैसे भी युग्मकों का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो यहाँ पे द्विगुणित जनन कोशिका से युग्मकों का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ होगा, अर्धसूत्री विभाजन हुआ होगा। ओके गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 35। ये 34 हो गया, इसके बाद क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन शायद इसमें है ही नहीं, आई थिंक डायरेक्ट 37 नंबर क्वेश्चन है। वेट, नहीं, नीचे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, सम युग्मक का उदाहरण। ओके, सम युग्मक का आपको उदाहरण बतलाना है। तो गाइज जो युग्मक होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। ओके, युग्मक तो जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से युग्मक होते हैं तो इसको बता दे रहे हैं। एक होता है सम युग्मक, एक होता है सम युग्मक, एक होता है असम युग्मक और एक होता है अंड युग्मक। ओके, तो सम युग्मक जब वैसा युग्मक जब नर और मादा युग्मक, ठीक है, नर और मादा युग्मक क्या हो कि एकदम एक ही जैसे हो, ठीक है, उनकी आकृति और आकार पूरा का पूरा क्या हो, एक जैसा ही हो। ओके, तो वैसे युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, सम युग्मक कहते हैं। ओके, असम युग्मक क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि आकृति और जैसे युग्मक जो एक यहाँ पे हो गया मेल युग्मक और एक तो ये हो गया फीमेल युग्मक। ओके, तो अगर मेल और फीमेल युग्मक की आकृति और आकार दोनों के दोनों क्या हो, समान हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सम युग्मक। और असम युग्मक में क्या होता है कि आकृति देखने में तो एक ही होगा लेकिन आकार क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कहने का मतलब अगर यहाँ पर ये मेल युग्मक है, मेल युग्मक एक्चुअली में छोटा रहेगा और फीमेल युग्मक क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आकृति क्या है, समान है, आकृति क्या है, एक जैसा रहेगा, लेकिन आकार क्या होगा, अलग अलग रहेगा। तब उसको वैसे युग्मकों को हम लोग क्या कहते हैं, असम युग्मक। और अंड युग्मक में क्या होता है, आकृति और आकार दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वैसे युग्मकों को हम लोग कहते हैं अंड युग्मक। और एक्चुअली में कभी कभी पूछता है कि विषम युग्मक क्या होता है, तो ये असम युग्मक और अंड युग्मक ही क्या कहलाते हैं, दोनों के दोनों विषम युग्मक कहलाते हैं। ओके, तो सम युग्मक का उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम युग्मक का उदाहरण आपसे पूछा है तो क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। ओके, क्लेमाइडोमोनास होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, उसके बाद राइजोपस भी होता है सम युग्मक का उदाहरण, और क्लेडोफोरा भी होता है। तो इन सबको आप लोग याद रखेंगे। ओके गाइज, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन था, स्पाइरोगाइरा जो होता है ये असम युग्मक का उदाहरण होता है। ओके, और कारा भी नहीं है, बट कौन है, क्लेमाइडोमोनास है। ओके, राइजोफोरा भी नहीं है, राइजोपस होता है। ओके, राइजोफोरा नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असम युग्मक का उदाहरण, तो असम युग्मक का एक बार उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, स्पाइरोगाइरा हो जाएगा। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम युग्मक का उदाहरण स्पाइरोगाइरा। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर।
क्या कह रहा है? ओ, ड्रोसोफिला मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या। तो ड्रोसोफिला मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इसके इग्मको मतलब क्या बोलते हैं कि ड्रोसोफिला मक्खी के इग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 4 हो जाएगी। बट यहाँ पे इसका केवल पूछ रहा है ड्रोसोफिला मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पौधे की कायिक कोशिका कहिए या फिर दैहिक कोशिका कहिए, ओके, बात एक ही होता है। यदि किसी पौधे की कायिक कोशिका में 28 गुणसूत्र है तो उसके इग्मकों में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? तो इग्मकों में गुणसूत्र अब हमने आपको अभी बताया है कि जो कायिक कोशिका या दैहिक कोशिका होती है इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के तहत इग्मकों का निर्माण होता है। तो जो इग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होगी वो भी क्या हो जाएगी? पूरा का पूरा आधी हो जाएगी। तो इसमें 28 है तो इग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कुछ शैवालों ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स में नर इग्मकों को मादा इग्मकों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम क्या होती है? वह माध्यम होती है जल होती है। ओके, यानी जल के माध्यम से जो नर इग्मक होता है वो क्या होता है? मादा इग्मक तक पहुंचता है, जिसके बाद क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया होती है, संपन्न होती है। तो जो शैवाल होते हैं ब्रायोफाइट्स होते हैं और टेरिडोफाइट्स, इनमें नर इग्मक को मादा इग्मक तक पहुंचने के लिए क्या होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम क्या होती है? जल होती है। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इनमें पुष्प वगैरह नहीं बनते हैं। ओके, शैवाल ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इन पौधों में पुष्प नहीं बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन, सिनगैमी किसे कहते हैं? ओके, तो सिनगैमी किसे कहते हैं? तो सिनगैमी का मतलब ये होता है, ये एक्चुअली में निषेचन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। ओके, निषेचन ही हमारा क्या कहलाता है? सिनगैमी कहलाता है। तो निषेचन में क्या होता है? नर इग्मक और मादा इग्मक का संलयन। तो नर इग्मक और मादा इग्मक का संलयन, ऑप्शन नंबर डी में है। नर व मादा इग्मकों का संलयन ही क्या कहलाता है? आपका सिनगैमी कहलाता है। इसे आप सिनगैमी कहिए या फिर आप इसे निषेचन कहिए, बात बराबर ही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। क्या कह रहा है कि उन जीवों का उदाहरण बताइए जिनमें बाह्य निषेचन होता है। ओके गाइज, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो उन जीवों का नाम बताना है जिनमें बाह्य निषेचन होता है। तो हम आपको बता दें कि बाह्य निषेचन करने वाले जीव कौन कौन से होते हैं। बाह्य निषेचन कौन कौन करता है? उभयचर करता है। ओके, उभयचर करता है, मछली करता है और फिर आपका शैवाल करता है। उभयचर, मछली और शैवाल। अगर हम आपसे कहें कि आंतरिक निषेचन कौन कौन से जीव करते हैं, तो आंतरिक निषेचन में जैसे मनुष्य भी करता है आंतरिक निषेचन, तो स्तनधारी हो जाएगा आपका, स्तनधारी हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। ओके, तो ये सब क्या करते हैं? आंतरिक निषेचन करते हैं। ओके गाइज, तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या पूछा है? उन जीवों का उदाहरण बताइए जिनमें बाह्य निषेचन होता है। तो उभयचर क्या होता है? बाह्य निषेचन करने वाला जीव होता है, और स्तनधारी होता है आंतरिक निषेचन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है आंतरिक निषेचन, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि स्तनधारी है। तो स्तनधारी तो बाह्य निषेचन बाह्य निषेचन पूछ रहा है ना, तो स्तनधारी तो बाह्य निषेचन करता नहीं है। इसमें भी ऑप्शन में स्तनधारी है, तो इसी से हम लोग पकड़ लेंगे कि हाँ ये भी बाह्य निषेचन करने वाला नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है? स्तनधारी है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तो ऐसे ही हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही इसको बना सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता हो कि बाह्य निषेचन कौन से जीव करते हैं, ठीक है, अगर आपको आंतरिक निषेचन के बारे में पता हो कि स्तनधारी जो है वो आंतरिक निषेचन करता है, तो इससे भी हम लोग क्वेश्चनों को पकड़ सकते हैं इसमें कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे उभयचर और मछली और शैवाल, यानी ये वाला जो लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि बाह्य निषेचन करने वाले जीवों के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? उभयचर, मछली एंड शैवाल। ओके गाइज, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, प्राणी जिनमें आंतरिक निषेचन होता है। ओके गाइज, वह प्राणी जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनका नाम बतलाना है। तो आंतरिक निषेचन करने वाला भी तो हमने बताया कि स्तनधारी आंतरिक निषेचन करता है, उभयचर आंतरिक निषेचन नहीं करता है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें स्तनधारी तो है बट इसके साथ साथ इसमें उभयचर भी है, तो ये नहीं होगा। ओके,
स्तनधारी, देखिए इसमें केवल क्या है, स्तनधारी है, सरीसृप भी होता है, कवक भी होता है, पक्षी भी होता है और पौधे भी होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि क्या क्या था उसमें। देखिएगा अगला जो ऑप्शन है आपका, इसमें है सरीसृप, पक्षी, पौधे, उभयचर, शैवाल। तो ये तो इसमें फिर से आ गया आपका उभयचर, तो ये तो होता ही नहीं, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों का पूछ रहा है, उभयचर बाह्य निषेचन करता है, तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। ओके, तो गाइज 43 नंबर क्वेश्चन है, मादा युग्मक द्वारा बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण कहलाता है। ओके, तो मादा युग्मक जो होती है बिना निषेचन किए ही अगर नए जीव का निर्माण करती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे अनिषेक जनन कहेंगे। ओके गाइज, तो जैसे कि क्या होता है, निषेचन जो होता है एक होता है अनिषेक जनन होता है। ओके, या फिर निषेचन हुआ। ओके, तो जो मधुमक्खियाँ होती है वो दोनों प्रकार के निषेचित एवं निषेचित एवं अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देती है। यानी कहने का मतलब जो मधुमक्खियाँ होती है निषेचन भी करती है और अनिषेक जनन भी करती है, यानी निषेचन के द्वारा भी अंडे देती है और अनिषेक जनन के द्वारा भी अंडे देती है। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गुणसूत्रों की सही अवस्था का मिलान करें। ओके, तो हम लोग को मिलान करना है, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ABCD में दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इधर वाला सही है। ओके, तो दैहिक कोशिका में गुणसूत्र क्या होते हैं, तो ये द्विगुणित होता है। जनन कोशिका भी क्या होता है, द्विगुणित होता है। युग्मक आपका क्या होता है, अगुणित होता है। ओके, युग्मनज आपका क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो यहाँ पर ये जितने भी थे दैहिक कोशिका, जनन कोशिका या फिर युग्मनज, ये सब द्विगुणित संरचनाएं थी और युग्मक क्या थी, अगुणित संरचनाएं थी। यानी सी का क्या आ रहा था, 1 नंबर आ रहा था। ठीक है, तो सी का 1 नंबर हम लोग ऑप्शन में अपना देखेंगे कि सी का 1 नंबर किस ऑप्शन में है। ओके, तो यहाँ पर सी का 2 है तो ये तो होगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी सी का क्या है, 2, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी का 4 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी का 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ओके गाइज, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का सी नंबर ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास किससे होता है, तो भ्रूण का विकास किससे होता है गाइज, तो युग्मनज से होता है। ओके, युग्मनज से किसका विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। ओके, और अगर युग्मनज का पूछा जाए कि युग्मनज का विकास कैसे होता है, यानी या युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, तो युग्मकों से ही युग्मनज का निर्माण होता है। ओके, यानी मेल युग्मक और फीमेल युग्मक। ओके, यानी मादा युग्मक और नर युग्मक, नर और मादा युग्मकों से ही युग्मनज का निर्माण होता है और फिर यही युग्मनज विकसित होकर, मतलब ये युग्मनज कोशिका विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है और फिर भ्रूण के अंदर भी कोशिका विभाजन होता है, जिसके बाद नए संतान की उत्पत्ति होती है। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पक्षियों के अंडे एक आवरण से ढके होते हैं, वह आवरण किससे बना होता है, तो वह आवरण किससे बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। ओके गाइज, तो जैसे कि आप लोग मुर्गी वगैरह के जो अंडे देखते हैं ना, तो उसके ऊपर का जो कवर होता है वाइट वाला, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आवरण क्या चीज़ का बना होता है, वो कैल्शियम का बना होता है। ओके गाइज, उसमें कैल्शियम होता है, बट उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कि कैल्शियम होता है तो उसको खाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, वह प्राणी जो निषेचित व अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो मधुमक्खियाँ होती है वो क्या होती है, अनिषेचित और निषेचित दोनों प्रकार के अंडे देती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जो मधुमक्खियाँ होती है, जैसे कि मधुमक्खियों में 3 कैटेगरी होता है, एक होता है रानी मधुमक्खी, एक होता है श्रमिक और एक होती है रानी, श्रमिक और एक होती है ड्रोन। ओके, तो जो रानी मधुमक्खियाँ होती है ना गाइज, ये बिना निषेचन के ही, ओके, बिना निषेचन के यानी अनिषेक जनन के द्वारा ये क्या कर सकती है, ड्रोन का निर्माण कर सकती है। ओके, यानी ड्रोन ऐसे देखा जाए तो ये मेल वाला हो गया, मेल वाला पार्ट हो गया, फीमेल वाला पार्ट कौन हो गया, ये रानी मधुमक्खियाँ हो गई ये। ठीक है, यानी ये फीमेल है और ये मेल है। ये रानी मधुमक्खियाँ ना बिना निषेचन के, यानी इन्हें कोई क्या बोलते हैं, नर युग्मकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये क्या करते हैं, बिना निषेचन के ही ड्रोन का निर्माण कर लेते हैं। तो जब बिना निषेचन के ही इन्होंने ड्रोन का निर्माण किया तो उस जनन को हम लोग क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। और जब रानी मधुमक्खियाँ ड्रोन के साथ मिलकर जब नए संतान की उत्पत्ति करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं
उसको कहते हैं श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रमिक। यानी रानी मधुमक्खियाँ ड्रोन मधुमक्खियाँ के साथ निषेचन के द्वारा जब नए संतान की उत्पत्ति करती है तो उस संतान को हम लोग क्या कहते हैं गाइज? श्रमिक कहते हैं। ओके, तो हमने ये देखा कि मधुमक्खियाँ जो होती है वे निषेचित एवं अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इग्मक व इग्मनज की गुणसूत्रीय अवस्थाएं होती है। ओके, तो इग्मक और इग्मनज की गुणसूत्रीय अवस्थाएं कैसी होती है? तो इग्मक जो होता है ये कैसी होती है? अगुणित होती है। ओके, और जो इग्मनज जो होता है ये क्या होता है? द्विगुणित होता है। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि अगुणित और द्विगुणित ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन है, अगुणित और द्विगुणित। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भ्रूण का निर्माण किससे होता है? तो भ्रूण का निर्माण अभी हमने बताया कि भ्रूण का निर्माण किससे? भ्रूण का निर्माण कहिए या फिर विकास कहिए, बात बराबर ही है। ओके, तो भ्रूण का निर्माण किससे होता है? इग्मनज से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो संतान उत्पन्न नहीं करने वाले कपल्स को हम लोग क्या कहते हैं? बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद कहते हैं। ओके, इंग्लिश में इसको कहता है स्टेराइल। ओके, तो जो संतान उत्पन्न नहीं करते हैं उसको क्या कहा जाता है? बंद कहा जाता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम लोग का लेक्चर समाप्त होता है कि क्योंकि इस सेट में केवल 50 क्वेश्चन ही थे। तो जो अगला वाला सेट आएगा उसमें क्या होगा कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे कि एम्स वगैरह या फिर नीट वगैरह के जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। करीब उसमें भी 30-40 क्वेश्चन होगा जिसको ट्राई किया जाएगा एक या दो वीडियो में उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ओके गाइज, बने रहिए हमारे बेटरमेंट क्लासेज के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।